हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय करिश्मा। और अब हम पढ़ने वाले हैं रिफॉर्म्स ऑफ एनईपी यानी कि एनईपी 2022 का पार्ट 2। और जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो देखना मत भूलिए, क्योंकि स्टार्टिंग से एंडिंग बनी रहे तो सही है। बीच में आप लोगों को कुछ समझ भी नहीं आएगा कि मैंने पहले क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिफॉर्म्स, क्या क्या बदलाव आए एनईपी 2020 में। तो पहला जो मैंने आपको बताया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, यानी कि समावेशी और समान शिक्षा। ठीक है, हर किसी के पास समान अवसर होना चाहिए शिक्षा का, कोई भी उससे जो है पीछे ना छूटे। NEP 2020 emphasizes education for socially and economically disadvantaged group। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। SDGs stands for socially and economically डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित जो समूह हैं, ठीक है, उन पर विशेष बल दिया जाए। तो डिसएडवांटेज सेक्शन हो गए या सोशली एंड इकोनॉमिकली जो होते हैं ना डिसएडवांटेज, उन पे अधिक बल दिया जाए, जोर दिया जाए कि वो वाले बच्चे कहीं पीछे छूट ना जाए। ठीक है, फोकस ऑन, जैसे गर्ल्स पे फोकस हो गया, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, है ना, उनको, और अदर जो मार्जिनलाइज्ड बच्चे होते हैं उन सभी को शामिल किया जाए, यानी कि जिसमें बालिकाएं, दिव्यांग बच्चे, ये सभी शामिल हो। तो ये मेन रिफॉर्म है एनईपी 2020 का कि ये बच्चे जो हैं पीछे नहीं रह जाने चाहिए। इस पे विशेष प्रकार का उन्होंने बल दिया है। नेक्स्ट, एनईपी 2020 कवर्स ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, ये हर प्रकार की, हर लेवल की स्कूलिंग, आपकी प्री प्राइमरी से लेके आपकी ग्रेड 12 तक की स्कूलिंग को कवर करता है। ठीक है, ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12। नेक्स्ट, न्यू करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 10+2 को रिप्लेस किया था एनईपी 2020 ने 5+3+3+4। ठीक है, ये पूछा जाता है पेपर में, चाहे सीटेट हो, DSSB हो, NVS हो, AMRS हो, KVS हो, हर किसी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किस चीज़ को रिप्लेस किया था? ये 5+3+3+4 क्या है वो मैं अभी आगे डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है सेटिंग अप ऑफ अ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। तो ये सब, ये जो स्टेट स्कूल अथॉरिटी थी उसको भी सेटअप किया गया। नेक्स्ट, ECCE। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, ECCE याद रख लेना। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा। इसमें क्या बोला गया है? NEP 2020 emphasizes on critically of the early years to ensure। ठीक है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड है तो यहाँ पे अर्ली ईयर्स की बात की गई है कि अर्ली ईयर्स में क्या मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन जो 3 से, मतलब 3 से जो 6 साल के बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है कि उनकी जो एजुकेशन है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, 3 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभिक वर्षों के महत्व पर बल दिया गया है। ये हमारा ECC के अंदर आता है। नेक्स्ट है अ नेशनल करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो कौन बनाएगा ये सबको? जो नेशनल करिकुलर, जो हमारा क्या है, रूपरेखा बनाने का जो वो काम दिया गया है, वो किसको दिया गया है? वो NCERT को दिया गया है कि भाई आपको जो है शिक्षण पद्धति रूपरेखा का जो है काम दिया जा रहा है और आपको वो चीज़ देखनी है, आपको वो चीज़ बनानी है। तो ये काम किसने दिया है? ये काम दिया गया है NCPEE ने किसको दिया है? NCERT को दिया है बनाने का। तो ये पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी ये रहा। न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, नई पाठ्यक्रमीय और शैक्षणिक संरचना। ये देख रहे हो आप, प्रीवियस एकेडमिक ईयर जो हमारा कहता था 10+2 का जो हमारा सिस्टम था, उसको रिप्लेस कर दिया 5+3+3+4 ने। ठीक है, और वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं वो भी पूछी जाती हैं कि आपकी प्री में कौन सी आती है, अभी मैं बता रही हूँ। देखिए, फर्स्ट हमारी स्टेज होगी फाउंडेशनल। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें हमारे जो पहले 3 साल होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? जो प्री स्कूल कहलाते हैं, जहाँ पे 3 से 6 साल का बच्चा होता है, जहाँ पे आंगनवाड़ी हो गया, आपके प्री स्कूल हो गए, बाल वाटिका हो गए, तो वो 3 साल हमारे कवर हो गए। ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारा क्लास 1 और 2, जहाँ पे 6 से 8 साल के बच्चे आ गए, तो 3+2
कितना हो गया 5, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा होता है एफ, एफ स्टैंड फॉर फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। दूसरी हमारी आती है 3, 3 मतलब इसके अंदर हमारा आ गया, इसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ पे क्लास 3rd से लेके क्लास 5th तक के बच्चे आते हैं, जहाँ पे 8 से 11 साल का बच्चा आता है, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसने ये कवर कर लिया। नेक्स्ट थर्ड हमारी आती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में आते हैं हमारे क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चे, यानी कि 11 से 14 साल के बच्चे आते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा आता है 4, जो हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, जहाँ पर हमारी क्लास 9 से 12 तक के बच्चे आते हैं, जो एज कवर करते हैं 14 से 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर हैं, आपसे ऑप्शंस में पूछ लिए जाएंगे, 4 स्टेजेस आपको दे दी जाएगी, जिसमें से एक गलत स्टेज बोल दी जाएगी, तो वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो याद रखिएगा, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी, ठीक है, FPMS, ठीक है। ये हमारी जो है स्टेज है। आपके जो न्यू स्ट्रक्चर, पेडागोजिकल स्ट्रक्चर जो है वो NEP ने जो बनाया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट, न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, जब भी हमने आगे पढ़ा, उसमें क्या बोला था कि हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक मटेरियल्स विल बी डेवलप बाय NCERT, कि भाई ये NCERT का काम है कि वो क्या करे, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक मटेरियल वो बनाए, ठीक है। ये NCERT का काम है और SCERT का काम है। NCERT और SCERT द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य सामग्री को विकसित किया जाएगा। States will prepare their own curricula and prepare textbook incorporating the state flavor, और स्टेट को भी काम दिया कि वो अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करे, टेक्स्ट बुक्स बनाए जहाँ पे वो अपने स्टेट्स के फ्लेवर लेकर आए, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को लेकर आए, ठीक है। तो ये काम स्टेट को दिया गया कि भाई आप अपना भी कुछ लेकर आइए, जिसमें आप अपने स्टेट से जुड़े चीज़ों को डालिए, ताकि बच्चों को उस स्टेट के कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों के बारे में, फूड, लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। नेक्स्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक इन ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस विल बी अ टॉप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है कि जो टेक्स्ट बुक हैं वो सारे रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने सिर्फ हिंदी में ही बना दी, आपने सिर्फ इंग्लिश में ही बना दी, बाकी लैंग्वेजेस को इग्नोर करा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बुक की जो लैंग्वेज है, मतलब रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल होनी चाहिए, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है। रिड्यूसिंग द वेट ऑफ स्कूल बैग्स एंड टेक्स्ट बुक विल ऑल्सो बी इंश्योर्ड बाय सूटेबल चेंजेस इन करिकुलम लोड, मतलब पाठ्यक्रम भार में उपयुक्त परिवर्तन करके, ठीक है, कुछ आपके करिकुलम में चेंजेस करके स्कूल बैग और पाठ्य पुस्तकों का वजन कम करना, ठीक है। आपने आया था ना कि बच्चों का ये कि हमें क्या करना चाहिए कि एज बता, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी कि कितने स्कूल लेवल के लिए कितने केजेस ऑफ बैग उन लोगों ने बोले हुए हैं कि कितना भार होना चाहिए पर्टिकुलर क्लास के बच्चे का, वो आपको डिटेल में मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी हम इसका थोड़ा सा इंट्रो समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलने जा रहा है कि यहाँ पे वो बोलने जा रहा है कि स्कूल का वेट, स्कूल बैग का वेट और टेक्स्ट बुक का वेट कम किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कुछ आपको करिकुलम में चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे ये चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है अटेनिंग फाउंडेशन, FLN जिसको हम कहते हैं, है ना, Attaining foundation literacy and numeracy, a national mission on foundational literacy and numeracy will be set up on priority to focus on early language and mathematics skills from grade 1 to 3 by 2025। यानी कि प्रारंभिक साक्षरता और संख्यानात्मक प्राप्त करना, प्रारंभिक साक्षरता पर ध्यान देना केंद्रित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा, जो 2025 तक कक्षा 1 से पूछा जाएगा कि आपसे ये जो FLN है वो कौन से ग्रेड तक की बात की गई है, तो उसमें ग्रेड से बात की गई है, 1st से लेकर 3rd तक के बच्चे की बात की गई है, ठीक है। प्रारंभिक भाषा और गणितीय, यानी कि जो आपके मैथमेटिकल स्किल्स हो गए आपके, ठीक है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि इसका जो बेसिकली एम है वो क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी के ऊपर, और जो न्यूमरेसी मतलब आपकी मैथमेटिकल स्किल्स, जो अर्ली लैंग्वेज, उस पर बल दिया जाएगा, ठीक है। क्लास 1 से लेके 3rd तक के बच्चे के लिए, जो 2025 तक पूरा होना चाहिए, जो अभी चल रहा है आपका 2025। नेक्स्ट, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, मतलब बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। NEP 2020 lays great emphasis on promoting multilingualism so that the children know and learn through
द रिच एंड वास्ट एरे ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पर्टिकुलर बोल दिया कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज पे फोकस किया जाए, हिंदी है हिंदी होगी, इंग्लिश है इंग्लिश होगी, मराठी है मराठी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुभाषावाद होना चाहिए, मल्टीलिंग्वालिज्म होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ताकि बच्चे को क्या मिले, नॉलेज मिले कि बाकी लैंग्वेज के बारे में भी वो समझ सके, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी वो समझ सके। तो इसीलिए मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होकर आपके लिए और वीडियोस लेकर आती रहूँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 या प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 और बियॉन्ड। यानी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, शिक्षा का जो माध्यम है, कम से कम कक्षा 5वीं तक और कक्षा 8 या उससे आगे तक क्या होनी चाहिए, आपकी होम लैंग्वेज होनी चाहिए, आपकी मदर टंग होनी चाहिए, यानी कि आपकी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, जो आपकी मातृभाषा है। तो वो बोला गया है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, शिक्षा का जो माध्यम है, या तो 5 तक या 8 या उससे ज़्यादा, ठीक है, क्या होना चाहिए, 5 तक तो उन्होंने बोला होना ही चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री विल टेक पार्ट इन एन इंजॉयबल प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। आपने सुना है, ये बहुत चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव, है ना, प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं स्पेशली फॉर द ग्रेड्स, याद रखना 6 to 8 तक के बच्चे, मतलब क्लासेस के बच्चे, राइट। तो क्या है, इन प्रोजेक्ट में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाए, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, और जहाँ पे आप देखते हो कि जिसका मेन होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता प्रमोट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर बच्चा जो है डिफरेंट कल्चर से क्या हो, फेमिलियर हो, जाने कि वहाँ की लाइफस्टाइल क्या है, कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ का खाना क्या है, बच्चा उन सब चीज़ों से भी जुड़ाव महसूस करे। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए आपने देखा कि प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं, जहाँ पे स्पेशली फॉर द क्लास 6 to 8, जहाँ पे बच्चे को इन सब चीज़ों से जुड़ने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत विल बी ऑफर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ स्कूल, कि संस्कृत को क्या करना चाहिए, ऑफ मतलब उसको हर लेवल्स ऑफ स्कूल पे जो है उसको लाना चाहिए। एंड द हायर एजुकेशन एज मतलब एज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एनरिचिंग द ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स अलॉन्ग साइड द 3 लैंग्वेज फार्मूला। संस्कृत को सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षा स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण और समृद्ध विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो 3 भाषाएं सूत्र के साथ जो है, आपने देखा होगा जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, उसके साथ इस चीज़ को भी लेकर आया जाएगा एट ऑल द लेवल्स ऑफ स्कूल, ठीक है, हायर एजुकेशन में एज अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट संस्कृत को। उसके बाद दूसरी लैंग्वेजेस भी आप इंक्लूड करें, जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस सच एज कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूसिंग एट द सेकेंडरी लेवल, जिनको किया जाएगा एज अ सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है द इंडियन साइन लैंग्वेज ISL विल बी स्टैंडर्डाइज्ड नेशन वाइड एंड हाई क्वालिटी लर्निंग मटेरियल विल बी डेवलप्ड। मतलब आपने देखा है जो हेयरिंग इम्पेयर स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, तो उन चीज़ों उनके लिए क्या करना चाहिए, जो साइन लैंग्वेज होती है वो उसको भी इंट्रोड्यूस की जाए, हाई क्वालिटी लर्निंग की जाए, ताकि वो वाले बच्चे जो हैं वो पीछे ना रह जाएं, ठीक है, उनको भी मौका दिया जाए। तो ये सब कुछ चीज़ें लेकर आई जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए, मतलब यूनिफॉर्म लेकर आए, उनको वर्ल्ड वाइड स्थापित किया जाए। नेक्स्ट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन और आंकलन। अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, जिसमें परख, जो जिसके बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ पूरा डिटेल में कि परख आपकी नेशनल बॉडी है फॉर द स्टूडेंट असेसमेंट, नेशनल लेवल बॉडी विल बी एस्टैब्लिश एज अ नेशन वाइड। वही है जो मैंने आपको बताया है, जिसका मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए असेसमेंट में एट ऑल द लेवल्स ऑफ स्कूल्स, ठीक है। तो ये वही चीज़ होगी इसके अंदर। नेक्स्ट वही है, परख विल ऑल्सो गाइड state achievement surveys SAS and conduct the national achievement survey ensuring the school assessment are aligned with, मतलब वही है, बताया गया है कि वो क्या करें, नेशनल अचीवमेंट सर्वे को कंडक्ट करें, ताकि देखा जाए कि जो भी असेसमेंट लिए जा रहे हैं वो 21वीं सदी के अनुसार होने चाहिए, 21st सेंचुरी के नीड और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो ये इंश्योर करना जो काम है वो परख का काम है, ठीक है। Each state and district will be encouraged to set up बाल भवन्स, ठीक है, हर स्टेट
और हर डिस्ट्रिक्ट को एनकरेज किया जाए ताकि वो क्या करे, बाल भवन देखे, बाल भवन को सेटअप करे जहाँ पे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का मौका दिया जाता है। थिएटर है, डांस है, ड्रामा है, सिंगिंग है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की आर्ट की फॉर्म्स होती हैं, मधुबनी है, ट्राइबल आर्ट है, सब चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है, बच्चों को मौका मिलता है। विल सर्व एज स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल्स फोकस्ड ऑन आर्ट, जो मैंने आपको बताया ताकि वो बच्चे आर्ट, क्राफ्ट, करियर, प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करें। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हर स्टेट में और क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में एनकरेज किया जाए कि सेटअप करे वो बाल भवन। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। The gross enrollment ratio in higher education will be increased to at least 50%, ठीक है, बाय 2023। ये पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाता है कि कब तक, या तो परसेंटेज पूछ ली जाती है कि कितनी इंक्रीज होनी चाहिए या कब तक इस एम को अचीव करना है। तो ठीक है, कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% होना चाहिए, और कब तक हो जाना चाहिए एम अचीव, 2035 तक। उस शिक्षा में संकलन नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ठीक है, बच्चे का एनरोलमेंट, कि बच्चा जो है उस चीज़ में मतलब एजुकेशन में क्या करे, एनरोल करे खुद को, तो वो कब तक होना चाहिए, 2035 तक कम से कम 50% तक बढ़ाया जाएगा बच्चे का एनरोलमेंट रेशो। नेक्स्ट, दिस इंक्लूड बोथ जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन एमिंग टू रेज द GER, और क्या करा जाएगा, जनरल और वोकेशनल एजुकेशन को स्थापित, मतलब दोनों को शामिल किया जाएगा, जो मदद करेगा GER को रेज करने में, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को इंक्रीज करने में, फ्रॉम 26.3% जो कि 2018 में थी टू 50% जो कि 2035 तक जो उनका एम है, ठीक है। 2018 में कितनी थी, 26.3। तो बेसिकली इसीलिए जनरल और वोकेशनल एजुकेशन को, ताकि वो GER को, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ए को वो चेंज करते रहता है, एकेडमिक को, ठीक है, क्रेडिट को चेंज करते रहते हैं, तो ध्यान रख लेना, ABC स्टैंड्स फॉर एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विल बी सेटअप टू डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट्स अर्नड बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे का जो भी क्रेडिट, मतलब जो भी उसने अपनी हायर एजुकेशंस में जो भी मार्क्स अर्न करे होते हैं, वो आपका जो होता है यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है, जिसको आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, तो वो डिजिटली स्टोर होता है, बच्चे के जहाँ पे जो भी उसने अर्न करा होता है, जो यहाँ पर स्टोर होता जाता है, डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट्स, जो बच्चे ने अर्न करे होते हैं, जो मदद करता है उनको यूज़ करने के लिए और जो ट्रांसफ़र करने के लिए जब भी उनको ज़रूरत होती है। तो ये मतलब होता है हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट, बाय 2030 द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग विल बी 4-year इंटीग्रेटेड BEd डिग्री, यानी कि 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता क्या कर दी जाएगी, 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होगी। कब तक, 2020 तक। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग क्या होगी, वो 4-year इंटीग्रेटेड BEd होगी। आई होप आपको जो है ये NEP 2020 अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें हर चीज़ मैंने कवर करी और इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसी से रिलेटेड NEP 2020 से रिलेटेड जो है वो लेकर आने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।